SI मात्रक कूलाम का, SI मात्रक कूलाम, करेक्ट, इसको याद रखो। पद्धति में आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक इलेक्ट्रो स्टैटिक इकाई होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई होता है। ये दोनों यूनिट है, तो बच्चों याद रखना है कि विद्युत आवेश का जो SI यूनिट होता है बेसिकली हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं कूलाम, और CGS पद्धति यानी सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम्स, यानी CGS पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई। हालांकि ये वाला यूनिट अभी काम में नहीं लेते, सबसे ज्यादा जो काम में लेने वाला यूनिट है आपका कौन सा है? कूलाम, यानी आवेश को हम ज्यादातर किसमें लेंगे? कूलाम में लेंगे। माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं? तो माइक्रो जो होता है वो 10⁻⁻⁶ यानी 10⁻⁻⁶ कूलाम। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं? 10⁻⁶ कूलाम। एक नैनो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं? तो 10⁻⁹ कूलाम। एक पिको कूलाम में कितने कूलाम होते हैं? 10⁻12 कूलाम। ये आपको कुछ छोटे छोटे फंडामेंटल प्रोसेस हैं जो कि अच्छे से याद रखना है। ओके, एक माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻⁶ कूलाम, एक नैनो कूलाम में 10⁻⁹ कूलाम, और एक पिको, पिको पढ़ते हैं पिको, तो एक पिको कूलाम में कितने होते हैं? 10⁻12 कूलाम। आवेश की विमा, तो सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला देखेंगे Q बराबर क्या होता है? I, Q बराबर हो गया I। तो यानी आवेश की जो विमा लिखेंगे इक्वल टू I, यहाँ पर विद्युत धारा है तो इसकी जो विमा होती है वो होती है एम्पीयर, ठीक है, और टाइम की होती है T। तो जो आवेश की विमा बनेगी यानी विमी जो फॉर्मूला बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला उसका होगा AT। क्या होता है? AT, राइट। आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्ज यानी चार्ज करने की कितनी विधियां हैं? तो देखिए सबसे पहली होती है आपकी चार्जिंग विधि। कौन सी विधि होती है? चार्जिंग विधि, ठीक है, इट इज नोन एज कंडक्टिंग मेथड। राइट है, कौन सा है? कंडक्टिंग मेथड। सेकंड देखिए प्रेरण विधि, दैट इज इंडक्शन मेथड। एंड थर्ड वन इज घर्षण विधि। फ्रिक्शन मेथड। राइट, इसका एल्कोहल करें तीनों का मतलब चालन विधि। चालन विधि में क्या होता है? जैसे मैंने कहा मेरे पास एक क्या है, कोई चालक A है और मेरे पास एक चालक B है। ये दो चालक मैंने साथ साथ रख लिए, जो कि जी मेरा आवेशित चालक होगा। कैसा होगा? दैट इज चार्जेबल। और ये होगा आपका अनावेशित, अनावेशित, अनचार्जेबल। राइट, तो मैं दो आपके पास कंडक्टर ले रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट इज A एंड सेकंड इज B, और दोनों को मैंने क्या कर दिया? बिल्कुल कनेक्ट कर दिया, और मैंने कहा इस पर चार्ज
कैसा चार्ज है, दैट इज ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉजिटिव चार्ज। इस पर धन आवेश से मैंने इसके संपर्क में इसको रख दिया, तुझे क्या चालन, चालन का मतलब होता है चलना, चलेगा कब, जब दो चीजें बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगी तो एक से दूसरे में चलना शुरू हो जाएगा, दैट इज कंडक्टिंग। ठीक है, तो अगर इस पर धन आवेश है तो ये आवेश इस पर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस हमारा कहलाता है कौन सा विधि, चालन। क्यों, इसमें एक पर आवेश था लेकिन दूसरे पर नहीं था, जैसे हमने कनेक्ट किया तो इसका आवेश उस पर भी समान रूप से क्या हो गया, फैल गया, तो ये मेथड कहलाता है हमारा चालन विधि। इसको थोड़ा सा बना लीजिए फिगर को, यदि किसी आवेशित चालक को किसी अन्य आवेश रहित बिंदु या अनावेशित बिंदु, बात एक ही है, किसी अन्य अनावेशित चालक से स्पर्श कराएं, अनावेशित चालक से स्पर्श कराएं तो अनावेशित चालक पर भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, चालक पर भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की यह विधि चालन विधि कहलाती है। यह विधि आवेशन की कौन सी विधि कहलाती है, चालन विधि। नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट, लेट्स इसको प्रेरण विधि। इंडक्शन मेथड, बट एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि whenever let any two आपके पास बॉडी है, दैट इज फर्स्ट ए एंड सेकंड बी, तो सबसे पहले बात समझना है कि दोनों ही आपके पास चालक हैं जो एक पृथ्वी से कनेक्टेड नहीं है। तो मैं यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, वैसे आपको उसमें भी याद रखना है, नीचे से आप कोई इंसुलेटर्स कोई ऐसा लगा देते हैं जिससे कि कनेक्टेड ना हो अर्थ से, क्योंकि अर्थ से अगर कनेक्टेड होगा तो इसका जो आवेश है वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी पर चला जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई अचानक लगा देगा, दैट इज इंसुलेटर्स। क्योंकि अगर ये चीज लगा देंगे तो इस पर जो आवेश है उसकी मात्रा हमारी कंजर्वेटिव रहेगी, दैट मींस ये संरक्षित रहेगा, मतलब बर्बाद नहीं होगी, ये धरती में चली जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, हमें इंसुलेटर्स को लगा देना है कि नीचे जमीन में आवेश नहीं जाना चाहिए, मतलब ठीक है। तो इस पर हम क्या करते हैं कि मैं थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इंडक्शन मतलब ये इंड्यूस करता है कि अगर हम इनको कुछ बातें कहें तो इनको बातें लग जाए तो उससे जो प्रभावित हो जाए एक टाइप से। तो कहने का मतलब ये कि अगर इस पर धन आवेश था पूरी बॉडी का, कैसा आवेश था, तो ये चार्जेबल रहेगा, कैसा रहेगा, चार्जेबल कंडक्टर है, राइट, और ये रहेगा अनचार्जेबल, हाँ कंडक्टर, राइट। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, यह पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होना बॉडी के मतलब इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो मैंने क्या काम किया कि जिस बॉडी पर धन आवेश था और इस बॉडी पर कोई आवेश नहीं था, तो मैंने इस बॉडी को क्या इसके पास लिया। तो धन आवेश के पास एक क्वालिटी होती है सबसे बड़ी, क्या क्वालिटी होती है, वो ये होती है कि धन आवेश हमेशा ऋण आवेश के पास अट्रैक्ट होता है, और ऋण आवेश हमेशा धन आवेश, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि प्लस और माइनस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, म्यूचुअली अट्रैक्शन टू ईच अदर, यानी एक दूसरे को दोनों क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। देयरफॉर आपको याद रखना है कि अगर धन आवेश को ऋण आवेश को अट्रैक्ट करेगा, तो पता है क्योंकि मैंने कल यही बात समझाई थी कि अगर कोई बॉडी है तो उस पर नेट चार्ज 0 होता है, दैट मींस उतना ही उस पर प्लस होगा तो उतना ही माइनस होगा। तो अगर इस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज नहीं, चार्ज तो है लेकिन
वाई, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव तो है। तो सोचो सबसे पहला मेन मकसद ये होगा कि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव दोनों है बराबर बनता है, लेकिन इस पर अति से ज्यादा पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव दिख रहा है, इस पर नेगेटिव नहीं। ठीक है, तो क्या होता है कि इसकी जो ऋण आवेश होंगी वो सब इस साइड आ जाएंगे, किस साइड आ जाएंगे, इस साइड, क्योंकि ये ऋण आवेश प्लस साइड आ गए और धन आवेश जाके कहां हो जाएगा, दूसरे किनारे पर दौड़ जाएगा। आ गया समझ में, क्योंकि धन आवेश एक दूसरे को हटाने की कोशिश करेंगे, ये भी धन आवेश है, इसका धन आवेश क्या होगा, जस्ट बाहर की ओर आवेश कर देगा, तो जो ऋण आवेश है यहां पर हो जाएगा, तो जो इस पर आवेश आ गया लास्ट वाला ये किसकी काट के ऋण का, यही कंडीशन होती है आपके पास संधारित होता है, इस प्लेस को क्यू आवेश देते तो इस पर प्लेट द्वारा माइनस क्यू आ जाएगा। राइट, क्लियर हो गया। तो मतलब एक प्लेट पर क्या होगा, आवेश हम देते हैं लेकिन दूसरी प्लेट पर आवेश आ जाता है, इसको पीरियड द्वारा कहते हैं कि पीरियड के कारण उस पर आवेश आ गया। तो पीरियड का मतलब होता है कि किसी एक बॉडी पर आवेश लेना है और एक बॉडी पर कोई आवेश नहीं होता, और जैसे इस बॉडी को हम उसके पास लाते हैं तो क्या होता है, धनावेश के कारण उसका ऋण आवेश इस तरह प्रोटेक्ट हो जाता है एंड इसका धनावेश जस्ट दूर खिसक जाता है। कहने का मतलब धन क्या करते हैं, एक दूसरे को हटाने की पूरी कोशिश करते हैं, दैट मींस इसका धनावेश जस्ट बाहर की ओर खिसकना शुरू कर देगा और एक प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है इंडक्शन में। राइट, तो इसको बना लें इसका हमने सेट कर। तो किसी आवेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के निकट रखने पर अनावेशित वस्तु के आवेशित वस्तु वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। नेक्स्ट आपको लिखना क्या है, हम घर पर मैं बता दे रहा हूं। लिखना माना ए और बी, ठीक है, या लिखना माना ए एक आवेशित चालक है या कोई वस्तु है, ठीक है, बी कोई अनावेशित या अचालक वस्तु है, और जब हम इस आवेशित वस्तु को इस अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं तो इस धनावेश के कारण इस अनावेशित वस्तु के निकटतम पृष्ठ यानी जी वाला पृष्ठ इसके बिल्कुल निकट कहलाएगा, दूर, तो ए वाला जो पृष्ठ है इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाएगा। अगर इस पर धन है तो ऋण आएगा और ऋण है तो धन आएगा। राइट है, तो यह विधि हमारी या यह प्रोसेस या यह प्रक्रिया दैट इज इंडक्शन कहलाती है। राइट है, तो इसको थोड़ा सा लिख देना नीचे ये करने वाला क्या होगा, कार्ड मैसेज पर आपका घर्षण विधि क्या है, देखो इसमें क्या दो वर्ड है आपके पास, क्या करते हैं दो वर्ड, हालांकि इसका फिगर नहीं बनाना, मैं ऐसे समझा देगा। दो वर्ड को जब आप रगड़ते हैं या मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि अगर आप अच्छी ठंडी जब होती है आपको जाने की बात आ जाए, सर्दियों के मौसम में आपको सर्दी लगती है, आप अकेले अच्छा रखते हैं, आप गर्मी का फील करते हैं और आपको एहसास होता है कि हम थोड़ा सा गर्म मिले,
कोचिंग में इसलिए कुछ ऐसा फील होता है कि इसकी सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पर चले जाते हैं या फिर इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पर आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही चार्ज का निर्माण होता है। अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं दैट मींस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ चार्ज। यानी ऐसे में होता क्या है कि अगर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी पर गए तो उस पर इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे, एक पर घटेंगे। तो यही होता है घर्षण में। घर्षण का मतलब होता है पिछले साल हालांकि चैप्टर पढ़ा होगा तो घर्षण मतलब बहुत बड़ा चैप्टर था, उसमें 3 प्रकार के घर्षण बताए जाते हैं। स्थिर गतिज घर्षण, सीमांत घर्षण, स्थितिज घर्षण और घर्षण कोण पढ़ा होगा, प्रतिक्रिया पढ़ा होगा, मतलब बहुत सारा डिटेल था घर्षण चैप्टर के अंदर। यहाँ पर मात्र एक छोटी सी चीज है कि घर्षण क्या होता है। तो घर्षण क्या होता है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क से यानी जो पृष्ठ होते हैं ऐसे टकराते हैं तो रगड़ने से ठीक है क्या होता है इनके बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है और इस आदान प्रदान में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस विधि को हम कहते हैं घर्षण विधि। ठीक, इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, समझ में आए तो दो पृष्ठों को रगड़ते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में क्या हो जाते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं और इस विधि को हम घर्षण विधि कहते हैं। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है परस्पर रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है यह विधि घर्षण विधि कहलाती है। यह विधि घर्षण विधि कहलाती है। स्थिर विद्युतिकी में कूलाम का नियम कूलाम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नॉर्मल आपको बात बता दूं, फ्रांसीसी साइंटिस्ट कूलाम ने यह नियम दिया था और इनका नियम ये कहता है कि अगर मेरे पास दो आवेश हैं, पहले नॉर्मली समझना दैट इज Q1 एंड एक सेकंड चार्ज मेरे पास Q2 है, तो आपके पास दो चार्ज होंगे और ये दोनों चार्ज किस नेचर के हैं ये डिपेंड करता है इनकी प्रकृति पर। हो सकता है ये दोनों चार्ज पॉजिटिव यानी प्लस प्लस हो, या हो सकता है दोनों चार्ज नेगेटिव हो, या हो सकता है दोनों अलग अलग हो। ठीक है, तो केस अराइजिंग एनी फोर केसेस दैट इज या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या ऐसा या फिर ऐसा, मतलब टोटल के टोटल 4 केस बन जाते हैं। तो इनमें से कोई भी बात हो सकती है और हमें मालूम है कि अगर दोनों सेम चार्ज होते हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। ठीक है, और इनके बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। मतलब अगर एक प्लस और एक माइनस होता है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, यानी प्लस और माइनस अगर चार्ज होंगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इफ और बात करते हैं कि अगर दोनों चार्ज सेम हैं, यानी कि अगर दोनों प्लस प्लस और दोनों माइनस माइनस है तो हम कहेंगे कि दोनों एक दूसरे को हटाने की कोशिश करते हैं। तो कूलम्स का नियम इन दोनों बातों पर फॉलो करता है, दैट इज आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। दो वर्ड्स यहां से निकल के बाहर, या तो वो दोनों आवेशों को क्या करता है? आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है। इसकी पहले की छोटी सी बात और मैं 11th क्लास में इसको पहुंचा दूं, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा।
दैट मींस F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसके बारे में आप लोग शायद जानते हो, थोड़ा बहुत किए हैं क्या? क्या जानते हैं? जी है क्या F बराबर? कोई स्टूडेंट बता सकते हैं इस वक्त कि F बराबर G m1 m2 बाई r स्क्वायर? और मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर छोटी छोटी बातें आती हैं तो फिजिक्स की या फिर इजी सब्जेक्ट और आपको ऐसे कमांड होगी कि आपको मैथ जैसा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। लेकिन एक बात बताइए, ये है क्या आपस में जानते हैं आप? शायद आपने मैथ क्लास में पढ़ा, अवेलेबल की तो बात छोड़कर गुरुत्वाकर्षण का नियम F बराबर G m1 m2 r स्क्वायर। तो इसमें क्या है मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात और जो आपकी हमेशा काम में आने वाली है, चाहे वो आपका विद्युत क्षेत्र हो, चाहे आपका चुंबकीय क्षेत्र हो और चाहे विद्युत क्षेत्र हो। कोई भी हम क्षेत्र की जब बात करते हैं तो सभी क्षेत्र एक जैसे होते हैं, सबके बिहेवियर एक जैसे होते हैं। चाहे हम विद्युत क्षेत्र पूरा पढ़ लें, चाहे विद्युत क्षेत्र पढ़ लें और चाहे चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लें, अगर आपको एक क्षेत्र आ गया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके सब क्षेत्र कंप्लीट हो जाते हैं थोड़ी क्षेत्र। लेकिन उस ट्रैक के लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है कि विद्युत क्षेत्र कि पहले अगर हम विद्युत क्षेत्र पूरा बनता है तो गुरुत्वीय क्षेत्र समझ जाएंगे और गुरुत्वीय क्षेत्र कराता है तो ये समझ जाएंगे। इस नियम से कितनी आसानी से कूलम्ब का नियम निकलेगा देखना। अगर मैं यहाँ पर तो मैंने F को F ही लिख दिया, इक्वल टू लगा दिया, G की जगह मैंने K डाल दिया, ठीक। m1 को मैं Q1 बोल दूं, m2 को मैं Q2 बोल दूं, डिवाइडेड r स्क्वायर कर दूं और K अपने आप में कांस्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं 1/4 पाई and epsilon naught Q1 Q2 by r square, that is the Coulomb's law of electrostatics। तो आप समझिएगा कि ये नियम कहीं दूसरी जगह से नहीं आया है, ये आपका प्रकृति में जो मूल 4 वर्ग होते हैं पूरी नेचर के अंदर उनके सिवाय फिजिक्स में कोई फोर्स नहीं होता, जिसमें आपने पढ़ा है पहला नंबर गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा आपका प्रबलनात्मक बल, चौथा आपका छेदनात्मक बल। इन सभी बलों से पूरे बल आ जाते हैं जो भी नेचर का बल। तो देखिए इससे कितनी आसानी से आपने ये रूल निकाल लिया, आपको बोलने की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ये चीज जानता हूँ, इसलिए इससे आराम से जल्द निकाल सकता। ठीक है, अब इस रूल में उस रूल में बिल्कुल अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने डिफरेंस m की जगह q कर दिया, m की जगह सिर्फ q किया एंड g की जगह मैंने क्या बोला? k बोला। यहाँ g की कुछ वैल्यू होती थी शायद आपको याद हो, 6.67 पूरे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसकी कुछ वैल्यू होती है, दैट इज 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, तो जस्ट पूरा बिहेवियर लाइक सेम काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर रूल क्या था कि नहीं, ब्रह्मांड में अगर दो आपके पास बॉडी है तो दोनों बॉडी के बीच लगने वाला जो बल होता है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता था और उनकी जो दूरी है बीच की वो दूरी के वर्ग के अनुपाती होता था। वही प्रोसेस जस्ट यहाँ हम अप्लाई करेंगे, राइट। तो इसको देखते हैं, तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले मेरे पास एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 और एक कुछ ना कुछ दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर? मान लो r, कितनी दूरी पर रखी? ये 0.4 है, 0.4। अब मैं आपको पॉइंट चार्ज के बारे में थोड़ी सी कहानी और बता दूं। मान लीजिए आपके पास 800 मीटर लंबी एक सड़क, 800 मीटर लंबी सड़क बहुत बड़ी होती है और उसकी अगर हम कंपेयरिंग करें कि एक छोटी सी मारुति गाड़ी अगर उस रोड पर चल रही है तो उस 800 मीटर लंबी सड़क के लिए वो 800 मीटर लंबी सड़क को एज कंपेयर टू कार, अगर कार की तुलना में हम बात करते हैं तो बहुत बड़ी सड़क होती है और वो कार एक पॉइंट के समान बिहेव करेगी। जैसे मैं अगर बात करूं कि यहां से लेकर मान लीजिए कि इतना तक, ठीक है, दैट इज 800 km और यहां पर अगर हम बात करते हैं इतनी सी छोटी की बॉडी की बात, तो चेक कर लीजिएगा कि जो बॉडी है इस रोड की तुलना में ना दिखा, तो इस हम कार को क्या कह सकते हैं? इस कार को हम ये कह सकते हैं कि समझ लीजिए मात्र पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? मात्र केंद्र, यानी कि हमारा समझ लीजिए बिल्कुल द्रव्यमान केंद्र हो गया, मान के चलिए बिल्कुल सेंटर पॉइंट। इसी प्रकार से हमको बिंदु आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु आवेश। ये आवेश आपको बिल्कुल जस्ट बिंदु की तरह काम करेगा, राइट। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। कि आपका रोड अगर कार से देखें तो कई गुना बड़ा है, तो इसकी तुलना में जो कार जो होती है आपका बिंदु की तरह काम करता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? बिंदु या बिंदु आवेश। जिस तरीके से बहुत बड़ा आवेश नहीं लेना है हमको, जिस तरह एक छोटे से आवेश के लिए सब होता है,
सिर्फ एक छोटा सा आवेश लेना जिसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश। लिखा रहता है किताब में बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज, क्योंकि बिंदु आवेश लेते हैं। ऐसा नहीं बहुत बड़ा सा आवेश नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर और नहीं पढ़ते हैं तो छोटा सा आवेश, ये भी छोटा सा आवेश। और कितनी दूरी पर रखा है, 8 दूरी। अब सोचो मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर दोनों दाने या दोनों ऋण हैं या प्लस माइनस है या फिर माइनस प्लस, तो इनके बीच एक बल तो लग रहा हो। मान लो अगर दोनों प्लस के हैं तो बाहर हटाने वाला होगा और ये अलग अलग बिंदु आवेश करने वाला, लेकिन बल होगा। अब वो बल कैसा है, डिपेंड ऑन नेचर, इनकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि आवेश कैसे हैं। जैसे आवेश होंगे वैसे इनका बल होगा, या तो वो आकर्षण वाला या फिर प्रतिकर्षण, राइट। तो जो बल होता है वो क्या होता है, इन दोनों के गुणनफल के अनुपाती होता है। तो देखो ये F हो गया और ये बल जो है इन दोनों की क्या होगा, गुणनफल करना है मैंने आवेशों का, Q1 Q2, तो दोनों का आवेशों का क्या कर दिया मैंने, यानी Q1 और Q2 का गुणा कर दो और जितना गुणा आ जाए उसके अनुपाती करना है किसको, बल को, और ये हो गया समीकरण नंबर n। और जो बल है ये बीच की दूरी, कितने बीच की दूरी, 8, तो इस दूरी के वर्ग की क्या होता है, इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो अब थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको, ठीक है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं की गुणनफल के, दोनों आवेशों की मात्राओं की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों की मात्राओं की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। नीचे पैरा चेंज करके लिखिए। माना तो स्थिर बिंदु आवेश, माना तो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2, Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। करो उसको पहले कब लेना है, इसे करो कर समीकरण फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे। दैट इज द फोर्स, यानी E फोर्स इज के जस्ट प्रोडक्ट टू वेरीज एंड दिस फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, then F is proportional to Q1 Q2 by R square. Here F equal to, here इसको हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, वेरीज यानी कांस्टेंट, then Q1 Q2 by R square. Here यानी जहाँ लिख लेना अपन को कि VA, ठीक है, कांस्टेंट, यानी हो गया आपका, ठीक, लिख देना। प्रयोगों द्वारा की जो वैल्यू होती है, के बराबर आपको मिलेगा
1 from 4 pi x sin 0। ठीक, तो इसको यहाँ रखेंगे, इसकी वैल्यू आप लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम को सी लिख देते हैं कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर नया फॉर्मूला बनेगा F बराबर 1 from 4 pi x sin 0 और यहाँ पर आ जाएगा Q1 r स्क्वायर r स्क्वायर। लेकिन याद रखना एक छोटी सी बात और फॉर्मूला बनाना है, ये फॉर्मूला सिर्फ कहाँ तक वैलिड है, ये फॉर्मूला सिर्फ निर्वात या वेक्यूम के लिए वैलिड है, निर्वात अथवा y के लिए, निर्वात अथवा y के लिए। राइट, इसको नोट कर लें, फिर आप आपके लिए मेरे हिसाब से